फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी का जो है ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और नए पैटर्न से जो है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं और नए नए क्वेश्चन अलग अलग टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो नया जो आप लोग का ये क्वेश्चन का पैटर्न आया हुआ है उन्हीं को हम मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे जो आप लोग का जो है 27 और आज 28 अप्रैल का जो पेपर समाप्त हुआ है, इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और किन टॉपिकों से पूछे गए थे, उसको देखते हुए इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। और कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन लेना है तो उन टॉपिकों को ही पढ़ना पड़ेगा जहाँ से एसएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो 29 30 अप्रैल या उससे आगे आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो मई में, तो आपको ये क्लास बिल्कुल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट के साथ जो है देख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को, जहाँ से मैथ में पूछा गया है, जहाँ से रीजनिंग में, जहाँ से आपके जो है जीके में, जहाँ से आपके हिंदी में प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिएगा सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास को लाइक कर दो। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में तुर्की धनुधारियों को नियुक्ति करने की जो है परंपरा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला, इसमें पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में जो है तुर्की धनुधारियों को नियुक्ति करने की जो है परंपरा शुरू की थी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं देवराय, बिल्कुल राइट उत्तर था आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका। अगर आप भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे थे तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, आप मेरे साथ क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश कीजिए सभी लोग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसदीय विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 105, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, आर्टिकल 105। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हवा महल जयपुर की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? हवा महल जो जयपुर में है इसकी 5वीं मंजिल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि हवा महल की 5वीं जो मंजिल है इसका नाम जो है हवा मंदिर है, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है? यहाँ पे नहीं होती है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे नहीं होती है अर्थात रेनिन, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने डी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष सत्रिय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष जो है शास्त्रीय सत्रिया के रूप में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है, ये हम लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 5वें का। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लिए अरुंधति रॉय ने किस वर्ष मैन बुकर पुरस्कार जीता था? द
गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग उपन्यास के लिए अरुंधति रॉय ने किस वर्ष मैन बुकर पुरस्कार जो है जीता था? क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 1997। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान केल्विन चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान केल्विन चक्र कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, एस्ट्रोमा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोमा। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर एक प्रश्न कराऊंगा, हर एक टॉपिक के प्रश्नों को कराऊंगा जहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछ रहा है। और खास करके जिनका भी एग्जाम कल या किसी भी दिन है तो उस दिन आपको 4 AM सुबह के 4 AM पे एक स्पेशल क्लास मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सुबह में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न की जो है 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लखनऊ से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नियोन गैस की परमाणु संख्या कितनी है? नियोन गैस की परमाणु संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। नियोन गैस की परमाणु संख्या जो है कितनी है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, नियोन गैस की परमाणु जो संख्या होती है ये होती है आपकी 10। क्वेश्चन नंबर जो है 9वें के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला जो है वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, VKRB राय, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा VKRB राय ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है जो है 52वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आप लोगों का कि जो है मौर्य काल के दौरान कटक शोधन किस प्रकार का जो है न्यायालय था? मौर्य काल के दौरान कटक शोधक किस प्रकार का जो है न्यायालय था? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, फौजदारी न्यायालय, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फौजदारी न्यायालय। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है? हैलोजन समूह किसको कहा जाता है ये हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13। आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है समूह 17 को हैलोजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर देते रहिए, आपको ABCD करके उत्तर बताना है, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि आपका एग्जाम कब है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना एग्जाम डेट जरूर बताएं, ताकि आपके लिए हम बिल्कुल ऐसे ही क्लास कराते रहें। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सितार से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सितार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शूद्रक, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में नौगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नौगक्रेम नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है मेघालय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की जो है सांद्रता सबसे अधिक होती है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की सांद्रता सबसे अधिक होती है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, समताप मंडल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी किस नदी द्वारा निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 18। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपके पास 2-4 दिन का भी समय है तो आप बिल्कुल बेहतर से बेहतर यहाँ पे कंटेंट आपके लिए उपलब्ध हो रहा है, बिल्कुल सुबह शाम दोपहर। तो आप उनको करो जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। और सुबह के 4 AM पे जिनका भी कल एग्जाम है वो बिल्कुल क्लास को मिस ना करें। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पेनार, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए आवश्यक है? तो जिन्हें बताया है बोरान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोरान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 1931 के गांधी इरविन समझौता, 1931 के गांधी इरविन समझौता के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुई थी उसमें कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी इसमें, ये हम लोग को बताना है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, भगत सिंह की फांसी की सजा पर रोक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये वहां पे शर्त नहीं रखी गई थी। ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 21, यदि ए डॉट बी बराबर इतना, बी डॉट सी बराबर इतना, तो ए डॉट सी का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गणित का प्रश्न है और बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। इस तरीके के हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में आपको, हर एक शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, अर्थात आपको भी यहाँ पे आपके भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही आसान होते हैं ऐसे प्रश्न। आपको क्या करना है, ए डॉट बी लिख लेना है। यहाँ पे लिख लो 3 अनुपात जो दिया है 4, फिर अनुपात लिखो बी अनुपात सी, कितना 8:9। यहाँ से इसको क्या करोगे, 4 को बढ़ाओगे, इधर 8 को बढ़ाओगे। अब देखो यहाँ से
8 तरीके 24, किसको निकालना है, ए और सी, अर्थात बी से तो हमें लेन देन नहीं रखना है। और ये 9 9 81, 24 और 81 किसके पहाड़े में कटते हैं जी? कुछ गड़बड़ है क्या जी? इधर 4 था ना जी, ये 4 था तो हम 9 कहाँ लिखे हैं जी? यहाँ पे जब ये 4 है तो इधर भी तो 4 लिखा आएगा, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। ये 12 के पहाड़े में 2 मर्द में, ये 12 के पहाड़े में 3 मर्द में, अर्थात 2:3। 2:3 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिएगा, यदि एक आयत की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20 मीटर कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्रमिति का है। और क्षेत्रमिति में खास करके बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। हर एक दिन 2-2 प्रश्न क्षेत्रमिति से पूछे जा रहे हैं गणित में, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला जिसे याद है, पता है, वो तो आसानी से कर लेगा, ठीक है। पर जिसे पता नहीं है वो तो फंस जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप बेहतर तरीके से डेली क्लास किया करो। अब देखिए इसमें जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देखिए, अगर मान लो हमारे पास 100 लंबाई था तो 20% बढ़ेगा तो अर्थात 120 हो जाएगा। हमारे पास मान लो चौड़ाई भी 100 था तो इसमें 20% की कमी होगी तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 80 पे। 20% बढ़ाना था और 20% चौड़ाई में घटाना था। अब इसका क्षेत्रफल क्या कहता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई और गुणे हो जाएगा चौड़ाई, और क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो बट्टा में 100 निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो प्रतिशत में है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12/96, 12/96। हमारा जो है पहले कितना था 100, 100 से ये हो गया 96, अर्थात क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कितने की, 4 की। तो हम कहेंगे 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। आसानी से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। यहाँ पे सबसे मेन जो वर्ड लिखा गया है अंतर है। ये अगर आप देखोगे तो ही प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे सभी लोग। 8,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। क्या लगता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, अंतर बराबर, दोनों का अंतर बराबर मूलधन, मूलधन हमारे पास है 8,000 रुपया, मूलधन गुणे दर बटा 100, गुणे दर बटा 100, यही तो होता है फॉर्मूला। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना के 10, 2 के पहाड़ में 4, 4 पचे 20। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, फॉर्मूला आपको पता होगा तो मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको पता है, प्राकृत संख्याओं के औसत निकालना अगर आपको पता है तो मुझे लगता है चुटकियों में आप कर लोगे। चलिएगा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। प्राकृत संख्याओं के औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। कितनी संख्या है, 50, और 50 में 1 जोड़ दो, बट्टा कर दो 2, अर्थात हो जाएगा 51/2। 51/2 अर्थात कितना होता है, 25 दूना 50 और 1 बचेगा 0.5। आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है, मुझे लगता है आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है यहाँ पे देखिएगा 15 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिनों में काम पूरा कराने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। समझिएगा, यहाँ पे 15 व्यक्ति हैं और 20 दिनों में काम को कर रहे हैं, अर्थात 15 गुणे 20, MDH वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर 10 दिनों में काम कराना है तो कितने व्यक्ति रखना है, अर्थात मैन की संख्या हमें बताना है। ये 10 के पहाड़ में 2 मर्द में कट जाएगा,
15 दूना का 30, अर्थात मैन की संख्या जो है हमें बताना है। टोटल आदमी अगर 30 लगाते हैं तो हम उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने भी हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो बिल्कुल कर लो। आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा अगर आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलिएगा हम लोग मिलेंगे सुबह के 4 AM पे। तब तक आप लोग हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें।